नमस्कार, मैं यशु शर्मा। आज के इस वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। मध्य प्रदेश सामान्य अध्ययन की वीडियो सीरीज में हमारा टॉपिक चल रहा है मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान। पिछले टॉपिक में मैंने आप लोगों को बताया मध्य प्रदेश में 11 राष्ट्रीय उद्यान हैं, उनसे संबंधित कुछ हम लोगों ने पॉइंट देखे थे। इसी के साथ में मैंने आप लोगों को बताया था मध्य प्रदेश वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, उसे भी हम लोगों ने पढ़ा। और मध्य प्रदेश में बाघों की और बाघों के साथ साथ अन्य जितने भी प्राणी हैं जो दुर्लभ प्रजाति के हैं उनके बारे में हम लोगों ने समझा। आज से हम लोग पढ़ने जा रहे हैं मध्य प्रदेश के समस्त राष्ट्रीय उद्यान। हम हर एक राष्ट्रीय उद्यान का विस्तृत अध्ययन करेंगे, जितने प्रकार की उनसे विशेषताएं पूछी जाती हैं सारी विशेषताओं को कवर करेंगे। शुरुआत करते हैं। आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं 3 राष्ट्रीय उद्यान, जिसमें पहला पढ़ेंगे हम लोग कान्हा किसली, उसके बाद जीवाश्म या फॉसिल नेशनल पार्क, तीसरा पढ़ने वाले हम लोग इंदिरा गांधी प्रियदर्शनी नेशनल पार्क। शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो देख रहे हैं, मैंने आप लोगों को बताया था मध्य प्रदेश की वन्य संपदा वाला टॉपिक। उस टॉपिक में मैंने आपको बताया था मध्य प्रदेश के सर्वाधिक सघन वन दक्षिण पूर्वी क्षेत्र में या दक्षिण पूर्वी मध्य प्रदेश में स्थित हैं। सघन वन कह दें या फिर घने वन कह दें। सघन वन हम लोगों ने देखा मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा है बालाघाट जिले में। बालाघाट के साथ ही नंबर आता है अगला मंडला का, और मंडला के बाद में डिंडोरी में सर्वाधिक सघन मध्य प्रदेश के स्थित है। 3 जिले देखे हम लोगों ने, पहला देखा बालाघाट, दूसरा देखा मंडला, तीसरा देखा डिंडोरी। इसी के साथ में हम लोग थोड़ा सा आगे की ओर बढ़ेंगे तो यहाँ पर कुछ और जिले हैं जहां पर घने वन पाए जाते हैं। कौन कौन से जिले देख लेंगे। यहाँ पर सबसे पहले लिखा है मैंने छिंदवाड़ा। छिंदवाड़ा में भी सघन या घने वन पाए जाते हैं। ऊपर की ओर चलेंगे तो मिलेगा हम लोगों को सिवनी। ये पूरा जितना क्षेत्र लिखा है हमने बालाघाट, मंडला, डिंडोरी, सिवनी, छिंदवाड़ा, ये सारा जबलपुर संभाग के अंतर्गत आ रहा है। आगे की ओर बढ़ेंगे तो यहाँ पर हम लोगों को मिलेगा होशंगाबाद, जिसे हम लोग नर्मदापुरम के नाम से भी जानते हैं। होशंगाबाद में भी बहुत सघन वन पाए जाते हैं। तो यहाँ पर देख रहे हैं हम लोग घने वन में बहुत सारे नेशनल पार्क हैं। कौन से क्षेत्र में कौन सा नेशनल पार्क है देखते हैं हम लोग। सबसे पहले कर रहे हैं हम लोग बात मध्य प्रदेश के सबसे बड़े राष्ट्रीय उद्यान की, जिसका नाम है कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान। लिख दे रहा हूं यहाँ पर मैं, कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान। ठीक, देखेंगे यहाँ पर कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान की सारी विशेषताएं मैं आप लोगों को बता रहा हूं। सबसे पहले तो पूछा जाता है कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान किस प्रदेश में स्थित है या किस राज्य में स्थित है। तो हम लोग मध्य प्रदेश के निवासी, हमें याद होना चाहिए मध्य प्रदेश में कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। उसी के साथ पूछ लिया जाता है मध्य प्रदेश के किन जिलों में कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान का विस्तार है। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को बता दूं मंडला में सर्वाधिक इसका विस्तार है, और मंडला के साथ में बालाघाट जिले में कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान फैला हुआ है। या कह दें मंडला और बालाघाट के वनों को कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया है। यहाँ पर लिख दिया मैंने कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान की विशेषताओं के अंतर्गत पहले उसका लोकेशन या उसकी स्थिति की कहां पर वो स्थित है। अगला देख रहे हैं हम लोग कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना। तो यहाँ पर समझ लीजिए कोई भी राष्ट्रीय उद्यान है, किसी भी वन को हमें यदि राष्ट्रीय उद्यान घोषित करना है तो उस वन का पहले राष्ट्रीय अभ्यारण्य होना आवश्यक होता है। कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान को पहले अभ्यारण्य बनाया गया था या अभ्यारण्य का दर्जा दिया गया था। तो कब दर्जा मिला था, यहाँ पर मैं आप लोगों को बता दूं कान्हा किसली को अभ्यारण्य का दर्जा दिया गया था वर्ष 1933 में। ठीक है, 1933 में इसे राष्ट्रीय अभ्यारण्य या नेशनल सेंचुरी का दर्जा मिला था। आगे की ओर चलेंगे, वर्ष आता है हमारा 1955। 1955 में हम लोगों ने कान्हा किसली को दर्जा दे दिया था राष्ट्रीय उद्यान का। तो याद रखेंगे, पूछा जाता है मध्य प्रदेश का पहला राष्ट्रीय अभ्यारण्य नेशनल सेंचुरी कौन सी, तो कान्हा किसली है। पूछा जाएगा मध्य प्रदेश का पहला राष्ट्रीय उद्यान या नेशनल पार्क कौन सा, तो कान्हा किसली है। वर्ष दोनों के याद रखोगे, 1933 में सेंचुरी बनाया, जबकि 1955 में इसे नेशनल पार्क का दर्जा दिया गया। इसी के साथ में देख ले रहे हैं, मैंने आपको बताया क्षेत्र जो है कितने क्षेत्रों में किया, कितने जिलों में इसका विस्तार है। तो 2 जिलों में इसका विस्तार हो रहा है, मंडला और बालाघाट में। क्षेत्रफल कितना हो रहा है, तो यहाँ पर मैं आप लोगों को बता दूं कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान का क्षेत्रफल कुल होता है 940 वर्ग किलोमीटर। 940 वर्ग किलोमीटर के साथ में इसकी विशेषता हो जाती है। पूछा जाए यदि कि मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, तो कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान, क्षेत्रफल कितना, तो 940 वर्ग किलोमीटर।
ये मध्य प्रदेश है नहीं, संपूर्ण मध्य भारत का भी सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। याद रखेंगे, कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान संपूर्ण मध्य भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। इसकी और विशेषताएं देखते हैं। मैंने आपको बताया था कि हमारे यहाँ पर सघन वन या कह दें अत्यंत जो दुर्लभ प्रजाति के वृक्ष हुए, जीव जंतु हुए, उन्हें हम लोग राष्ट्रीय उद्यानों में संरक्षण प्रदान करेंगे। तो कान्हा किसली अत्यंत सघन वन वाला क्षेत्र है। यहाँ पर विशेष प्रकार के हम लोग कह सकते हैं जो विलुप्त जीव हैं उनको भी संरक्षण प्रदान करेंगे, या जो संकटग्रस्त जीवों की, जंतुओं की, पेड़ पौधों की प्रजातियां हैं उनको भी हम लोग यहाँ पर संरक्षण प्रदान करते हैं। सबसे पहले तो हम लोगों ने कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान में देश की अत्यंत संकटग्रस्त प्रजाति अर्थात बाघ को संरक्षण दिया है। तो यहाँ पर लिख दे रहा हूं मैं। हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखा कि 1974 में हम लोगों ने प्रोजेक्ट टाइगर चलाया था। प्रोजेक्ट टाइगर के द्वारा पूछा जाता है कि देश में सबसे पहले बाघों को संरक्षण कहां दिया, तो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान में। लेकिन मध्य प्रदेश में सबसे पहले संरक्षण कहां पर दिया, तो कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान में। कब दिया, तो वर्ष याद रखोगे 1974, 1974 में हम लोगों ने कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान में बाघों को संरक्षण प्रदान किया। इसी के साथ में यदि आप लोगों से पूछा जाए कि मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा बाघ किस राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं या किस राष्ट्रीय उद्यान में निवासित हैं, तो आपको याद होना चाहिए कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान में सबसे ज्यादा बाघ निवासित है। मैंने आप लोगों को पिछले वीडियो में बताया कि बाघों की गणना प्रति 4 वर्ष में संपन्न कराई जाती है। पिछली गणना 2017-18 में कराई गई, जिसकी रिपोर्ट 29 जुलाई 2019 अर्थात विश्व बाघ दिवस के अवसर पर पेश करी गई। उसके अनुसार सबसे ज्यादा देश में जो बाघ है वो हमारे मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है 526, और 526 बाघों में सबसे ज्यादा बाघ किस उद्यान में स्थित हैं, तो याद रखोगे कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान में सबसे ज्यादा हमारे यहाँ पर बाघ निवासित हैं। आगे की ओर चल रहे हैं, हम लोग देखेंगे कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान में एक और संकटग्रस्त प्रजाति निवास करती है। इसको हम लोग कह रहे हैं ब्रेडरी जाति का बारहसिंगा। अच्छे तरीके से याद रखोगे, पूछा जाता है ब्रेडरी जाति का बारहसिंगा कहां पर निवासित है, या मध्य प्रदेश के किस राष्ट्रीय उद्यान में ब्रेडरी जाति के बारहसिंगा को संरक्षण प्रदान किया गया, तो कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान हो रहा है। इसके बारे में सुन लीजिए आप लोग। ब्रेडरी जाति का बारहसिंगा मध्य प्रदेश के राजकीय पशु के रूप में भी जाना जाता है। ये ब्रेडरी जाति जो है बारहसिंगे की, ये दलदली हिरण के रूप में जानी जाती है। ये दलदली हिरण है। एशिया में सबसे ज्यादा 3 देशों में पाए जाते हैं। पहला तो भारत हो रहा है, दूसरा बांग्लादेश, तीसरा पाकिस्तान। मैंने आप लोगों को बताया कि बहुत ज्यादा जीव जंतुओं का अवैध शिकार किया जाता था। ये जो देखा था हम लोगों ने भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, इसके बनने से पहले हमारे यहाँ पर बहुत ज्यादा जीव जंतुओं के शिकार कर लिए जाते थे। लेकिन जब से ये संरक्षण अधिनियम या वन्य जीव संरक्षण अधिनियम लाया गया है, तब से वन्य जीवों को थोड़ा सा संरक्षण मिला है, या कह दें इनके शिकार में कुछ कमी आई है। लेकिन पहले काफी शिकार किया गया, हिरण का और बाघ का बहुत शिकार किया जाता था। बांग्लादेश और पाकिस्तान में स्थिति ये हो गई इस हिरण प्रजाति की कि वहां पर अब शून्य बारहसिंगा या ब्रेडरी जाति के बारहसिंगा है। मतलब बांग्लादेश और पाकिस्तान से ब्रेडरी जाति का बारहसिंगा पूरी तरीके से विलुप्त हो चुका है। अब पूरे एशिया में मैंने बताया 3 जगह सबसे ज्यादा पाए जाते थे, लेकिन वर्तमान में बचे हुए केवल भारत में। और हमारे लिए बड़े गौरव की बात है कि भारत में सबसे ज्यादा पाए जाते हैं मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है ब्रेडरी जाति के बारहसिंगा। इस विशेषता को अच्छे तरीके से आप लोगों को याद रखना है। ब्रेडरी जाति का बारहसिंगा किस राष्ट्रीय उद्यान में, तो कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है। अब जन जागरूकता फैलाने हेतु इसके लिए एक शुभंकर निकाला गया है, या एक इसे शुभंकर दिया गया है। शुभंकर यहां पर लिख दे रहा हूं मैं, शुभंकर। शुभंकर का नाम है भोर सिंह द बारहसिंगा। अब ये शुभंकर क्या है, तो इसके बारे में आप लोगों को मैं बता दूं। एक लोगो टाइप होता है, एक डिजाइन दिया जाता है जन जागरूकता फैलाने हेतु, ताकि हर एक व्यक्ति को पता चल पाए। अभी जब तक हम लोग भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में नहीं जुड़े थे, तो हम लोगों को भी ब्रेडरी जाति का बारहसिंगा नहीं पता था। ऐसे ही सामान्य मनुष्य को भी नहीं पता ब्रेडरी जाति का बारहसिंगा क्या होता है। तो एक जागरूकता फैलाने के लिए ब्रेडरी जाति के बारहसिंगा को एक शुभंकर प्रदान किया है, ताकि हर एक मनुष्य को, हर एक मानव को ये पता चल सके कि ये एक बारहसिंगा की प्रजाति है जो कि संकटग्रस्त है। अब इसका किसी भी प्रकार से शिकार नहीं करना है, जबकि इसको संरक्षण दिया गया है। इस विशेषता को अच्छे तरीके से ध्यान रखेंगे। भोर सिंह द बारहसिंगा
क्या हो रहा है शुभंकर, ये आप लोगों को साइड में स्लाइड में दिख रहा होगा, तो इसे देख लीजिए। आगे की ओर चल रहे हैं, विशेषता कानाकिसली की ओर समझते हैं। यहाँ पर पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु या पर्यटन हेतु कानाकिसली राष्ट्रीय उद्यान बहुत अच्छी पर्यटन की जगह है। तो पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु या कहते हैं पर्यटन हेतु 4 सफारी निर्मित की गई हैं। कौन कौन सी, यहाँ पर नाम लिख दे रहा हूं। पहला हो रहा है कान्हा, दूसरी हो रही है किसली, तीसरी होती है सरही, जबकि चौथी होती है मुक्की। कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान में पर्यटन हेतु 4 सफारी की व्यवस्था है। कान्हा, किसली, सरही और मुक्की। प्रत्येक सफारी में आपको पर्यटन करना है तो प्रत्येक सफारी का जो किराया है वो 5200 रुपए है। आप लोग जा सकते हैं, जाना चाहें तो बहुत बढ़िया जगह है। तो याद रखोगे कान्हा, किसली, सरही और मुक्की, ये 4 सफारी पर्यटन हेतु स्थित है कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान मंडला बालाघाट वाले क्षेत्र में। विशेषता ध्यान रखेंगे। आगे की ओर चलते हैं हम लोग। देख लें, आपको एक बात बता दूं, मध्य प्रदेश में कुल 33 हवाई पट्टियां हैं। मध्य प्रदेश में कुल 33 हवाई पट्टियां हैं। एकमात्र हवाई पट्टी वाला राष्ट्रीय उद्यान हमारा कान्हा किसली है। यहां पर लिख दूं मैं, कान्हा किसली में हवाई पट्टी स्थित है। इस विशेषता को ध्यान रखना है कि कान्हा किसली में हवाई पट्टी स्थित है। ये हो गई इसकी विशेषता। प्रदेश का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान जिसमें हवाई पट्टी स्थित है कान्हा किसली, विशेषता को ध्यान में रखेंगे। आगे की ओर चलते हैं। यहाँ पर मैं बता दूं आपको, पर्यटन हेतु एक यहाँ पर जगह है, जगह को हम लोग कह रहे हैं बमनी दादर। अब ये बमनी दादर है क्या चीज, तो बमनी दादर एक पठार का नाम है। पठार के बारे में आप लोगों को बता चुका हूं, एक भूतल का ऐसा हिस्सा जो कि इस प्रकार से टापूनुमा आकृति लिए हुए हो, उसे हम लोग कहते हैं पठार। तो इस पठार को नाम दिया हम लोगों ने बमनी दादर पठार। इस बमनी दादर पठार से जो सूर्यास्त होता है, सूर्यास्त का नजारा बहुत अच्छा लगता है या बहुत अच्छा दिखता है, इसलिए बमनी दादर जो पॉइंट है इसको हम लोग सूर्यास्त बिंदु या सनसेट पॉइंट के नाम से भी जानते हैं। ये हो गई इसकी विशेषता। एक और विशेषता हो रही है कान्हा किसली की। कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान के निकट बैगा जनजाति सबसे ज्यादा पाई जाती है और ये बैगा जनजाति कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान में गाइड का कार्य करती है। ठीक है, इस राष्ट्रीय उद्यान में गाइड का कार्य कौन सी जनजाति करती है, तो आप लोगों को याद होना चाहिए बैगा जनजाति कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान में गाइड का कार्य करती है। मेरे हिसाब से आप लोगों के लिए कान्हा किसली की इतनी विशेषताएं पर्याप्त हैं। एक बार फिर से बता दे रहा हूं मैं, कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान किन 2 जिलों में फैला हुआ है या विस्तृत है, तो मंडला और बालाघाट में। कान्हा किसली को अभ्यारण्य कब बनाया, तो 1933 में। उद्यान कब बनाया, 1955 में। क्षेत्रफल कितना है इसका, तो 940 वर्ग किलोमीटर। इसमें प्रोजेक्ट टाइगर योजना की शुरुआत हुई 1974 में। ब्रेडरी जाति का यहाँ पर बारहसिंगा पाया जाता है जिसे शुभंकर प्राप्त है, भोरसिंगा बारहसिंगा। आप लोगों से पूछा जाएगा, पूरे देश का बोल रहा हूं मैं, पूरे भारत देश का सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है जिसे शुभंकर प्राप्त है, तो वो कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान है जिसको शुभंकर प्राप्त है, भोरसिंगा बारहसिंगा। उसके अलावा यहाँ पर पर्यटन हेतु 4 सफारी की व्यवस्था की गई है, कान्हा किसली, सरही और मुक्की। यहाँ पर हवाई पट्टी स्थित है। पूछा जाएगा मध्य प्रदेश का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान जहाँ हवाई पट्टी स्थित है, तो कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान है। यहाँ पर देखा हमने बमनी दादर एक पठार स्थित है जहाँ सूर्यास्त का नजारा बहुत अच्छा लगता है, इसलिए इसे सूर्यास्त बिंदु या सनसेट पॉइंट के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर बैगा जनजाति निवास करती है जो कि गाइड का कार्य करती है। इसी के साथ साथ कभी कभी राष्ट्रीय उद्यानों से पूछी जाती है नदियां, कौन सी नदियां प्रवाहित होती है, तो यहाँ पर मैं आप लोगों को बता दूं, इस राष्ट्रीय उद्यान से बंजर एवं हेलन नदियां प्रवाहित होती हैं। 2 नदियां बंजर और हेलन हैं जो कि यहाँ से प्रवाहित होती हैं। इस राष्ट्रीय उद्यान में ही एक झील है, झील को नाम दे रहे हैं हम लोग श्रवणताल झील। अभी लॉकडाउन के दौरान देखा हम लोगों ने, रामायण का एपिसोड दिखाया गया था। रामायण में आप लोगों ने देखा था दशरथ जी को पुत्र वियोग का श्राप मिला था। वो श्राप किसने दिया था, श्रवण कुमार के माता पिता ने। श्रवण कुमार के माता पिता अंधे थे, आप लोगों ने देखा ही होगा रामायण जी में।
उसमें बताया गया कि श्रवण कुमार अपने पिता के लिए, अपनी माता के लिए जल लेने के लिए गए थे। वहीं पर दशरथ जी ने एक बाण खींचा और बाण से तीर मार दिया। उनको लगा कि वहां पर मृग आया हुआ है या हिरण आया हुआ है, और उन्होंने शब्द भेदी बाण चला दिया। देखा गया वो बाण जो है जाकर लगा था श्रवण कुमार को, और श्रवण कुमार वहीं पर मृत हो गए थे या उनकी मृत्यु वहां पर हो चुकी थी। तो ये जितने भी प्रकार की घटनाएं ऐसी बताई जाती है कि वो इसी राष्ट्रीय उद्यान में स्थित इस झील से संबंधित है, या कह दें वो वाली जो झील थी जहां से श्रवण कुमार जल भरने गए थे, वो झील वर्तमान में कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है। तो याद रखोगे श्रवणताल झील, पॉइंट लिंक भी मिल गई है कि ब्रेडरी जाति का बारहसिंगा, तब भी वो हिरण के लिए गए थे, यहाँ पर वर्तमान में भी हिरण है, संकटग्रस्त प्रजातियां पाई जाती हैं। कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान अंग्रेजों का एक बहुत पसंदीदा शिकार केंद्र हुआ करता था। ठीक, अंग्रेजों का शिकार केंद्र हुआ करता था। साथ ही साथ देखें तो जितने भारतीय राजा भी थे उनका भी एक प्रसिद्ध शिकार केंद्र के रूप में वर्तमान का कान्हा किसली क्षेत्र जाना जाता है। तो ये हो गई सारी की सारी विशेषताएं कान्हा किसली से। चलते हैं आगे की ओर, देखते हैं दूसरा राष्ट्रीय उद्यान। तो कान्हा किसली के पड़ोसी जिले में ही, डिंडोरी जिला दिख रहा है यहाँ पर, डिंडोरी जिले में ही एक और राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। याद रखिए हम लोग नेशनल पार्क पढ़ रहे हैं, नेशनल पार्क हमेशा बनाए जाएंगे घने वन वाले क्षेत्रों में। तो डिंडोरी में हम लोग देख रहे हैं एक राष्ट्रीय उद्यान जिसको हम लोग कहेंगे जीवाश्म या फॉसिल राष्ट्रीय उद्यान। ठीक, इसे हम लोगों ने कहा जीवाश्म या फॉसिल राष्ट्रीय उद्यान। कहां पर स्थित है? तो पूरी तरीके से डिंडोरी जिला जो है, डिंडोरी जिले में स्थित है फॉसिल राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, यहाँ पर ये सारी की सारी विशेषता लिखूंगा मैं अब जीवाश्म या फॉसिल नेशनल पार्क से संबंधित। तो यहाँ देख लीजिए जीवाश्म की बात कर रहे हैं हम लोग। जीवाश्म मतलब होता है फॉसिल, जीवों के अवशेष कहलाते हैं जीवाश्म। सबसे पहले तो यहाँ पर यही समझ लीजिए कि जीवाश्म क्यों नाम पड़ा। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को बता दूं, मध्य प्रदेश के कई करोड़ वर्ष प्राचीन, ऐसा बताया जाता है 700 करोड़ वर्ष प्राचीन यहाँ पर वनस्पतियों और वनों के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, इसलिए इसे हम लोग जीवाश्म फॉसिल राष्ट्रीय उद्यान के नाम से जानते हैं। इसी के साथ में एक विशेषता होती है कि यहाँ पर एक प्राचीन स्थल घुघुआ की प्राप्ति हुई है, इसलिए इसे हम लोग घुघुआ नेशनल पार्क के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, इसका अन्य नाम घुघुआ नेशनल पार्क है। ये तो बता दिया मैंने आप लोगों को कि यहाँ पर 700 करोड़ वर्ष प्राचीन अवशेष वनस्पतियों के और वनों के प्राप्त हुए हैं। तो इस विशेषता को ध्यान में रखेंगे। जीवाश्म नाम से एक विशेषता हो रही है कि ये मध्य प्रदेश का, ये राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश का प्रथम जीवाश्म उद्यान है। अच्छे तरीके से ध्यान में रखना है, ये मध्य प्रदेश का प्रथम जीवाश्म या फॉसिल नेशनल पार्क है। दूसरा कौन सा? तो धार में स्थित डायनासोर राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश का दूसरा जीवाश्म उद्यान है। ठीक है, तो ये विशेषता हो गई इसकी। इसी के साथ में हम लोग देखते हैं ये राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है। तो यहाँ पर बता दिया मैंने, पूछा जाए मध्य प्रदेश का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान तो वो हो रहा है हमारा जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान, जो कि डिंडोरी में स्थित है। ठीक है, ये डिंडोरी में स्थित हो गया। देख लीजिए, समझ लीजिए, सबसे बड़ा कान्हा किसली, उसके पड़ोस में ही है प्रदेश का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान, जिसको हम लोगों ने कहा जीवाश्म फॉसिल राष्ट्रीय उद्यान। पूछा जाए इस राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना कब हुई, तो यहाँ पर लिख दे रहा हूं मैं 1983 में इस वन क्षेत्र को उद्यान का दर्जा दिया गया था। तो यहाँ पर देख लिए हम लोगों ने 4-5 पॉइंट। जीवाश्म या फॉसिल पार्क है कहां पर स्थित, तो डिंडोरी में। स्थापना कब हुई, तो 1983 में। घुघुआ नेशनल पार्क के नाम से भी इसे जाना जाता है। उसी के साथ साथ मध्य प्रदेश का प्रथम जीवाश्म उद्यान है और मध्य प्रदेश का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है क्षेत्रफल के अनुसार। आगे की ओर बढ़ते हैं, ये वाला क्षेत्र हो रहा है सिवनी वाला और छिंदवाड़ा वाला। यहाँ पर भी एक राष्ट्रीय उद्यान है। मैं आप लोगों को बता दूं, ये वाला जो वन क्षेत्र है यहाँ पर स्थित राष्ट्रीय उद्यान को हम लोग कहते हैं पेंच राष्ट्रीय उद्यान। ठीक, इसे अच्छे तरीके से याद रखेंगे, इसे हम लोगों ने कहा है पेंच राष्ट्रीय उद्यान। किन दो जिलों में इसका विस्तार है, तो यहाँ पर छिंदवाड़ा और सिवनी में इसका विस्तार है। छिंदवाड़ा और सिवनी के साथ साथ इस राष्ट्रीय उद्यान का विस्तार
महाराष्ट्र वाले क्षेत्र में भी है। यहाँ पर मैं आप लोगों को बता दूं, छिंदवाड़ा सिवनी के साथ साथ इस राष्ट्रीय उद्यान का विस्तार यहाँ पर महाराष्ट्र में भी है। लेकिन जब दोनों राज्य अलग अलग हो गए, मध्य प्रदेश अलग हो गया और महाराष्ट्र अलग हो गया, तब बीच में यहाँ पर ये बना दी गई थी बॉर्डर, राष्ट्रीय उद्यान की बना दी गई बॉर्डर। तो ये हो गया यहाँ पर महाराष्ट्र में स्थित पेंच राष्ट्रीय उद्यान। जो मध्य प्रदेश वाला पेंच राष्ट्रीय उद्यान का क्षेत्र था उसका नाम यहाँ पर बदल दिया गया। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को बता दूं, इसका नाम यहाँ पर बदल कर दिया गया था इंदिरा गांधी प्रियदर्शनी राष्ट्रीय उद्यान। ठीक, इसका नाम हो गया यहाँ पर इंदिरा गांधी प्रियदर्शनी राष्ट्रीय उद्यान, या इसे केवल प्रियदर्शनी राष्ट्रीय उद्यान के नाम से भी जाना जाता है। अगर पूछा जाए कि इसकी स्थापना कब हुई, तो याद रखोगे इसकी स्थापना की गई थी 1975 में। अगला देख ले रहे हम लोग, यहाँ से एक नदी प्रवाहित होती है। इस नदी को हम लोगों ने नाम दिया है पेंच नदी। पेंच नदी प्रवाहित होती है, इसी आधार पर इसे हम लोगों ने पेंच नेशनल पार्क की संज्ञा दी थी। पेंच नदी हम लोगों ने देखी थी, यहाँ पर वेनगंगा और पेंच जाकर मिल रहे थे महाराष्ट्र वाले क्षेत्र में, तो पेंच, उसी पेंच नदी की हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं। आगे की ओर देख रहे हैं, पेंच नदी जब यहाँ से ऐसे ही आगे की ओर प्रवाहित होती है, तो छिंदवाड़ा और सिवनी की बॉर्डर पर इस नदी के ऊपर एक बांध बनाया गया है। इस बांध को हम लोग कहते हैं तोतला डोह बांध। यहाँ पर लिख दिया मैंने तोतला डोह बांध। ठीक, पेंच नदी के ऊपर इस प्रकार से पेंच नदी प्रवाहित होती है, जिसके ऊपर इस प्रकार से एक दीवारनुमा बहुत बड़ा डैम बना दिया गया है। इस डैम के कारण यहाँ पीछे जो था पेंच नदी का बहुत सारा जल एकत्रित हो गया, जिस कारण पेंच नदी के ऊपर छिंदवाड़ा सिवनी में स्थित ये जो प्रियदर्शनी पार्क हो रहा है, यहाँ का एक बहुत बड़ा वन क्षेत्र जलमग्न हो गया है और यहाँ पर एक झील का निर्माण हो गया है। इस झील को ही हम लोग तोतला डोह झील की संज्ञा भी देते हैं। इसी के साथ में इसकी एक विशेषता और होती है पेंच राष्ट्रीय उद्यान की। ऐसा कहा जाता है कि अंग्रेजों के समय में यहाँ पर एक अंग्रेजी लेखक रुडयार्ड किपलिंग भारत आए थे। यहाँ पर मैं कह दे रहा हूँ, अंग्रेजों के समय में एक लेखक रुडयार्ड किपलिंग भारत आए थे। ठीक है, भारत दौरे पर थे। उसी वक्त वो भ्रमण के लिए, घूमने के लिए पेंच राष्ट्रीय उद्यान में गए। उनकी एक फॉरेस्ट गार्ड से, फॉरेस्ट रेंजर से बात हुई, तो उन्होंने यहाँ पर बताया कि इस राष्ट्रीय उद्यान में एक बालक है, वो बालक जीव जंतुओं के साथ में रहता है, उसकी उन्हीं की भाषा में उनसे बात करता है। जीव जंतु इसकी बातें समझते हैं, ये उन जीव जंतुओं की बातें समझता है। तो रुडयार्ड किपलिंग की उस बालक से मिलने की बहुत ही ज्यादा इच्छा हुई। रुडयार्ड किपलिंग जाकर उससे मिले। उन्होंने देखा ये सारी जो बातें बताई थी उस गार्ड ने या उस रेंजर ने, वो सारी की सारी बातें एकदम सही थी। तो उससे प्रेरित होकर रुडयार्ड किपलिंग ने एक पुस्तक भी लिखी। उस पुस्तक को हम लोगों ने कहा द जंगल बुक। ठीक, रुडयार्ड किपलिंग की बुक अर्थात पुस्तक द जंगल बुक का प्रेरणा स्रोत कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है, तो याद रखोगे छिंदवाड़ा सिवनी में स्थित पेंच राष्ट्रीय उद्यान। कई जगह आप लोगों को मिलेगा कानाकिसली राष्ट्रीय उद्यान, भाई बिल्कुल गलत है। पेंच राष्ट्रीय उद्यान में से प्रेरित होकर द जंगल बुक लिखी थी रुडयार्ड किपलिंग ने। वर्तमान में इस राष्ट्रीय उद्यान वाले क्षेत्र में मोगली लैंड का या मोगली लैंड की स्थापना की गई है। ठीक है, ये याद रखोगे। पूछा जाता है मोगली लैंड कहां पर स्थित है, तो याद रखोगे मोगली लैंड पेंच राष्ट्रीय उद्यान छिंदवाड़ा सिवनी वाले क्षेत्र में स्थित है। ये हो गई सारी की सारी विशेषताएं हमारी 3 राष्ट्रीय उद्यानों से संबंधित, जिसमें पहला हम लोग समझ चुके हैं कानाकिसली, दूसरा हम लोगों ने देखा जीवाश्म फॉसिल राष्ट्रीय उद्यान, तीसरा हम लोगों ने देखा पेंच राष्ट्रीय उद्यान। अत्यंत सघन वन वाले क्षेत्र में अब बचा हुआ है यहाँ पर होशंगाबाद। होशंगाबाद में हम लोगों को पढ़ना है सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान। सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान को हम लोग पढ़ेंगे। आज का वीडियो कैसा लगा आप लोगों को? किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट आ रहा है तो ये दोनों ही चीजों को आप लोगों को कमेंट में लिखना है। एक तो वीडियो कैसा लगा, साथ ही किसी प्रकार का कोई डाउट आ रहा है तो बिल्कुल आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। आप लोगों ने मुझे इतना समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।